सौंदर्या ने पक्का इरादा कर लिया था कि आज वो अपने डैड अशोक मेहरा का हिसाब पूरा करके ही रहेगी। उसने अपने डैड का नंबर डायल किया ही था कि अशोक मेहरा ने बिना टाइम बर्बाद किए सौंदर्या का कॉल पिक कर लिया, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा हो। हेलो, मुझे पता था तुम्हारा फोन जरूर आएगा। तो क्या मैं इस कॉल का मतलब ये समझूं कि मुझे जो चाहिए वो देने के लिए तुम तैयार हो? जी हाँ, मैंने सोच लिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे मिलना चाहूंगी। आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँच जाइए। अशोक मेहरा को कॉल करके सौंदर्या ने जिस जगह उसे बुलाया था वो शहर के बाहर एक छोटा सा चाय घर था। जगह काफी पुरानी होने के साथ साथ काफी खूबसूरत थी। अपने लिए चाय का ऑर्डर कर वो अशोक मेहरा का इंतजार करने लगी। लगभग 15 मिनट बाद अपनी बैसाखी के सहारे चलते हुए अशोक मेहरा आकर सौंदर्या के सामने बैठ गया। जो बोलना है जल्दी बोलो, पहले ही यहाँ पर बुलाकर तुम मेरा टाइम बर्बाद कर चुकी हो। आपने मेरा इतना कुछ बर्बाद कर दिया है, उसके बदले में मैं आपका थोड़ा सा टाइम तो बर्बाद कर ही सकती हूँ ना डैड। लगभग 20 सालों के बाद अशोक मेहरा के लिए डैड शब्द का इस्तेमाल करते हुए सौंदर्या की जुबान कड़वी हो गई, लेकिन उसने इस बात का एहसास सामने बैठे अशोक मेहरा को करवाए बगैर अपने चेहरे की मुस्कुराहट बनाए रखी। आप मुझे ये बताइए कि आपको कब याद आया कि आपकी एक बेटी भी है? सौंदर्या का ये सवाल सुनते ही अशोक मेहरा का चेहरा पल भर को बुझ गया, लेकिन अगले ही पल अपनी आंखों को थोड़ा छोटा करके वो सौंदर्या को घूरने लगा। यही बकवास करने को बुलाया है तुमने मुझे? हाँ, मैं बकवास कर रही हूँ? एनीवे, अगर बकवास है तो यही सही। अगर आपको रुपए और घर चाहिए तो आपको मेरी ये बकवास सुननी ही पड़ेगी। ये कहकर सौंदर्या ने कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रख दिए, जिन्हें देखकर अशोक मेहरा की आंखें चमक उठी। अशोक मेहरा को हसरत भरी नजरों से उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए देखकर सौंदर्या ने वो पेपर्स हाथ में ले लिए और अशोक मेहरा की तरफ देखा। जैसा कि आपने कहा आपको एक घर और अपने खर्च के लिए रुपए चाहिए, तो ये आपके घर के पेपर्स और 10 लाख रुपयों के बैंक एफडी सर्टिफिकेट्स हैं, जिन पर आपके साथ मेरे भी सिग्नेचर्स बाकी हैं। लेकिन सिग्नेचर से पहले कुछ बातें। ठीक है, जल्दी बोलो। जब आप और मम्मी का डिवोर्स हुआ था, मैं बहुत छोटी थी, तब मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था। फिर मम्मी के बाद आप भी मुझे दादी के सहारे छोड़कर चले गए और मैं कई दिनों तक खुद को इसके लिए कसूरवार समझती रही। पता है क्यों? क्योंकि आपकी शादी टूटने और आपके घर छोड़कर जाने का सारा गुस्सा दादी माँ मुझ पर उतारती रही। मुझे याद भी नहीं कि उन्होंने कभी मुझे प्यार से अपने पास बिठाया हो या भरपेट खाना खिलाया हो। तो ये सब तुम मुझे अभी क्यों बता रही हो? गुजर चुकी बातों का अब क्या मतलब? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है डैड। ये कहते हुए सौंदर्या ने अपना हाथ उन डॉक्यूमेंट्स पर रख दिया था और अशोक मेहरा को ना चाहते हुए भी बैठना पड़ा। सौंदर्या गहरी निगाहों से अशोक मेहरा की तरफ देख रही थी। आपको पता है डैड, इतनी बुरी सिचुएशन में भी मैं क्यों जिंदा थी? क्योंकि मुझे भरोसा था कि एक दिन मेरे पेरेंट्स मुझे लेने वापस आएंगे और मुझे एक अच्छी जिंदगी देंगे। लेकिन आप नहीं आए डैड। फिर भी मैं आपका इंतजार करती रही। फिर एक दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं सिर्फ 7 साल की थी डैड, और हमारे पड़ोस में रहने वाले एक अंकल ने मुझे चॉकलेट देने के बहाने अपने कमरे में बंद करके गलत काम करने की कोशिश की थी। पूरा एक दिन डैड, पूरा एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर में बंद रखा था, लेकिन मुझे ढूंढते हुए कोई नहीं आया। एक छोटी सी बच्ची गायब हो गई डैड, और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इट्स सो डेवास्टेटिंग। ये कहते ही सौंदर्या जोर जोर से रोने लगी और अशोक मेहरा सिर झुकाए वहीं बैठा रहा। कुछ देर तक लगातार रोने के बाद सौंदर्या ने अपनी बात फिर शुरू की। जब मैंने ये बात दादी माँ को बताई तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे ही मारा और चुप रहने को कहा। यू नो डैड,
उस इंसिडेंट के बाद मुझे उस आदमी के साथ अपने आसपास के सभी लोगों से डर लगने लगा था। कितनी रातें मैंने जागकर बिताई, इसका कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगने लगा था। और आप अपनी दूसरी वाइफ और बेटे के साथ मजे से रह रहे थे। क्या आपको एक बार भी इस बात का ख्याल आया कि आपकी बेटी किस हालत में होगी? क्या आपको कभी भी मेरी याद आई? ऐसे कैसे तुम कह सकती हो? हाँ, मुझे तुम्हारी याद बिल्कुल आती थी। तो आप आए क्यों नहीं डैड? क्यों मुझे अनाथों की तरह सबकी गालियां खाने के लिए अकेला छोड़ दिया था? आपने मुझे पैदा किया तो एक अच्छे डैड की तरह मेरी परवरिश क्यों नहीं की? और आज आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे में मैं आपकी देखभाल करूं? क्यों? सौंदर्या की बातों के जवाब में अशोक मेहरा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन सौंदर्या के सामने वो अपनी हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने सौंदर्या की आंखों में झांका। तुम्हारे इस क्यों का जवाब ये है कि मैं तुम्हारा डैड हूं। मैंने तुम्हें पैदा किया है। आज तुम अगर इस दुनिया में हो तो मेरी वजह से हो। ये मेरा कर्ज है तुम पर, जो तुम्हें चुकाना ही होगा, समझी तुम? कर्ज? कैसा कर्ज? 20 सालों से आपने मेरी तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। इस बात पर पछताने के बजाय आप यहाँ मुझसे अपना कर्ज मांगने आए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये फालतू बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर तुम्हारी बकवास हो चुकी हो तो जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो, वरना मैं इसी तरह तुम्हारा जीना हराम करता रहूंगा। याद रखो, अभी तुम्हारे साथ जो हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। आपको क्या लगता है आप कुछ भी बोलेंगे और हर बार लोग उस पर भरोसा कर लेंगे? लोग? अरे तुम किन लोगों की बातें कर रही हो? हाँ, इन बेवकूफ लोगों की। अरे ये लोग तो मेरी जेब में हैं। अभी सोशल मीडिया पर लाइव आकर 2 आंसू बहा दूं ना तो पैसों की बारिश करने लगेंगे तुम्हारे ये लोग। तो ठीक है, आपके इन्हीं लोगों को डिसाइड करने देते हैं कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए या नहीं। मतलब ये कि आपको क्या लगता है सोशल मीडिया पर सिर्फ आप लाइव जा सकते हैं, मैं नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बनाओगी और मैं बन जाऊंगा? यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए अशोक मेहरा ने यहाँ वहाँ नजर घुमाई और एरोगेंस के साथ सौंदर्या को देखने लगा। तभी सौंदर्या ने टेबल के नीचे बने ड्रॉवर में रखा अपना फोन निकाला, जो लाइव मोड पर था, जिससे अभी अभी उसके बीच हुई सारी बातें लोगों तक पहुंच चुकी थी। ये देखते ही अशोक मेहरा बौखला गया। उन्होंने गुस्से में सौंदर्या के हाथ से फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया, लेकिन उनकी बौखलाहट देखकर सौंदर्या मुस्कुराने लगी। आपको क्या लगता है मेरे पास सिर्फ एक फोन है? आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इस वक्त आप कई नंबर से लाइव हैं और लाखों लोग आपको देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये पेपर्स सचमुच आपके घर और बैंक एफडी के हैं? रद्दी पेपर्स हैं ये, जिन्हें मैं अभी आते हुए 10 रुपए किलो से लेकर आई हूँ। इतनी बड़ी चीटिंग! चीटिंग की बात आप ना ही करें तो बेटर होगा डैड। दूसरी वाइफ से आपको एक बेटा है, युग मेहरा, जो लक्ष्मी एम्पायर के इन्वेस्टमेंट कंपनी में 50 लाख रुपए की एनुअल सैलरी के साथ एसोसिएट फाइनेंशियल डायरेक्टर है। 14 घर और 3 लग्जरी गाड़ियां हैं। उससे सपोर्ट मांगने के बजाय आप अपनी उस बेटी से अपना कर्ज चुकाने को कह रहे हैं, जो खुद रेंटेड फ्लैट में रहती है और किसी तरह एक छोटा सा बिजनेस चलाकर सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। असली चीटिंग इसे कहते हैं डैड। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारी बात सुनेंगे? अरे मैं बूढ़ा हूँ, ऊपर से हैंडीकैप। वो मेरी बात मानते हैं और मेरी ही बात मानेंगे। इतना भरोसा है खुद पर? एनीवे, खुद ही देख लीजिए। ये कहते ही सौंदर्या ने सारे फोन टेबल पर फैला दिए, जिस पर वो लाइव थी। लाखों लोगों के लाखों कमेंट्स थे, जिसमें
अशोक मेहरा से सिंपैथी रखने वाले अब उसे गालियां दे रहे थे और सौंदर्या से माफी मांग रहे थे। उनमें से जिन्होंने अशोक मेहरा को पैसों की मदद की थी, वो इस बात से चिढ़े हुए थे कि उसने उन्हें बेवकूफ कहा था। सिर्फ आधे घंटे में पासा पलटते देख अशोक मेहरा पागल हो गया। उसने सौंदर्या पर झपटने की जैसे ही कोशिश की, पीछे से देव ने गुस्से में आकर पहले उसे एक हाथ से धक्का देकर गिरा दिया, फिर उसका कॉलर पकड़कर उसे मुक्का मारा। आपने समझ क्या रखा है सौंदर्या को कि आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ? छोड़ दो बेटा, छोड़ दो मुझे। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। अगर गलती थी तो ख्याल रहे ये गलती अब दोबारा ना हो, क्योंकि वो अब अकेली नहीं है, मैं हूं उसके साथ। ये कहने के साथ ही देव ने आकर सौंदर्या को अपनी बाहों में भर लिया। इससे सौंदर्या का चेहरा खिल उठा। पिछले कुछ दिनों से और आज जिस तरह से देव ने सौंदर्या का ख्याल रखा था, उसे लगा यही वो चीज है जो उसे बचपन से चाहिए थी। किसी अपने का साथ, अपनेपन का एहसास। अशोक मेहरा वहां से भाग चुका था। शहर से बाहर, भीड़ भाड़ से दूर, ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी। सौंदर्या और देव कुछ देर वहीं टहलने लगे। सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। देव, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। हाँ, कहो ना। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। ये तुम कह रही हो? ऐसी भी क्या बात है जिसे कहने में तुम झिझक रही हो? वो एक्चुअली मैं कह रही थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। देव लगातार सौंदर्या की तरफ देखे जा रहा था और पहली बार देव की नजरें सौंदर्या से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो यहाँ वहाँ देखने लगी। देव ने सौंदर्या के चेहरे पर नजरें टिका दी। नहीं कहना तो कोई बात नहीं, जब दिल करे तब कहना। चलो अभी घर चलते हैं, पापा परेशान हो रहे होंगे। अच्छा रुकिए, बोलती हूँ। तो बोलो जल्दी। आप इरिटेट हो रहे हैं, जाने दीजिए, चलिए घर चलते हैं। ये कहकर सौंदर्या आगे बढ़ गई। देव वहीं खड़ा उसे देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कभी कभी सौंदर्या को क्या हो जाता है। लेकिन तभी देव ने सौंदर्या को आवाज दी। अच्छा बाबा बोलो, मैं इरिटेट नहीं हो रहा हूँ, सच में मैं सुन रहा हूँ, बोलो। याद रखो जब तक तुम नहीं बोलोगी मैं यहीं खड़ा रहूंगा। देव की ये बातें सुनते ही सौंदर्या ठहर गई। उसने मुस्कुराते हुए मुड़कर देव को देखा और फिर उसके नजदीक आ गई। उसने देव की आंखों में बड़ी गहराई से देखा। देव, क्या ये पॉसिबल नहीं कि हम हमेशा ऐसे ही रहें? अब मेरा मतलब हम कभी एक दूसरे से अलग ना हो। मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली बचपन से शनाया के अलावा कभी कोई मेरे साथ ऐसा नहीं रहा जिसे मैं अपना कह सकूं। लेकिन आपसे शादी के बाद मुझे फाइनली आप और पापा के कारण एक फैमिली मिल गई और अब मैं इस फैमिली को टूटते नहीं देख सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए हमारे बीच तो हम उसे बात करके सुलझा लें, लेकिन कभी अलग ना हो, प्लीज। सौंदर्या के मुंह से पहली बार इस तरह की बातें सुनकर देव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी उसने देखा सौंदर्या की रो रोकर सूजी हुई आंखों में आंसुओं की कुछ बूंदें चमक रही थीं। देव ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए सौंदर्या का माथा चूम लिया। बस इतनी सी बात? ये कहने के लिए तुम इतना सोच रही थी? तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम कभी अलग नहीं होंगे और हमेशा साथ रहेंगे, लाइक अ हैप्पी फैमिली। ठीक है? देव की बातें सुनकर सौंदर्या का चेहरा खुशी से जगमगाने लगा। उसने आगे बढ़कर देव को गले लगा लिया। क्या ये सौंदर्या और देव के रिश्ते की एक नई शुरुआत है या सिर्फ सौंदर्या को खुश रखने के लिए देव ने ऐसा कहा? क्या अशोक मेहरा ने सौंदर्या और देव से सचमुच हार मान ली या उसके दिमाग में कोई और खिचड़ी पक रही है? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
देव से अपने दिल की बात कहने के बाद देव का रिप्लाई सुनकर सौंदर्या को लग रहा था जैसे कि वो 7वें आसमान पर हो। इसके अलावा वो ये सोचकर भी खुश थी कि अब उसकी जिंदगी से अशोक नाम का कांटा निकल चुका है। तभी उसके मोबाइल पर शनाया का कॉल आया। हाय शनाया, ऑल गुड? सिर्फ गुड नहीं, वेरी गुड बोल। तुझे पता है जब से तूने लाइव आकर अपने डैड का पर्दाफाश किया है तब से तू इंटरनेट सेंसेशन बन गई है। ऑफिस में अंदर बाहर हर जगह तुझसे बात करने के लिए मीडिया के साथ लोगों की भीड़ लगी है। तो सुन रही है ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ। अब तू राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोली जा रही है तो मैं बीच में क्या बोलूँ? हाँ तो सुन, मीडिया और लोगों के साथ हमारे कई क्लाइंट्स भी तुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। और तुझे पता है हमने सिर्फ 20 मिनट में कितने ऑनलाइन ऑर्डर्स कंप्लीट किए? एनी गेसेस? आई गेस 500? नो बेब, पूरे 10,000। और अगर यही हाल रहा ना तो हमारे वेयरहाउस में रखा सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा और हमें अर्जेंट बेसिस पे अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब तो तू इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गई है यार, कोई मजाक थोड़ी है। इंटरनेट सेलिब्रिटी और मैं कुछ भी? मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ यार। तुझे पता है ना तेरे एक लाइव के 5 लाख व्यूअर्स थे और उन सभी ने हमारा प्रोडक्ट हाथों हाथ खरीद लिया है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ तेरी ही बातें हो रही है। तू बस जल्दी से ऑफिस आ जा, फिर बात करते हैं। ये कहकर शनाया ने फोन रख दिया। सौंदर्या ने देव की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। इंटरनेट सेलिब्रिटी? वाओ, तुमने मुझे एक इंटरनेट सेलिब्रिटी का हस्बैंड बना दिया सौंदर्या। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप भी ना देव। शनाया तो कुछ भी बोलती है। एनीवे, मुझे ऑफिस जाना होगा। वो कह रही थी। हाँ, मैंने सब सुन लिया है। शनाया जितनी एक्साइटेड होकर बोल रही थी, मुझे लगता है बिना फोन के भी उसकी आवाज हम तक पहुंच जाती। देव की इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। तभी सौंदर्या ने देव को गौर से देखा। थैंक यू देव। अब ये किस लिए? तुमने मेरे लिए जो भी किया, हर उस चीज के लिए। तुम नहीं होते तो मैं अपने डैड के मामले को शायद इतने बेटर वे से हैंडल नहीं कर पाती। तुमने मेरा दिल छू लिया देव। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे जो वादा किया था, कहीं उसके बाद तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? नो वे, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता। आपसे भी नहीं, समझे आप? फिर भी आप चाहे तो मैं इस पर सोच सकती हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम्हें ऑफिस जाने में देर नहीं हो रही है? चलो मुझे स्टेशन छोड़ते हुए तुम ऑफिस चली जाना, मैं घर चला जाऊंगा। सौंदर्या अपनी स्कूटी से देव को स्टेशन छोड़कर जैसे ही ऑफिस के लिए मुड़ी, देव रोड क्रॉस करके अपनी कार में जाकर बैठ गया, जिसमें चेतन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। आज उसे चेतन के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था। ड्राइवर के कार स्टार्ट करते ही चेतन ने देव से कहा, हेलो बॉस, आज तो मैडम ने कमाल ही कर दिया। सोशल मीडिया पर उसके साथ तुम भी लाइव थे? यस बॉस, और मैंने उनकी सारी बातें सुनी। वाह चेतन, ऑफिस में इतना काम पेंडिंग है और तुम अपना टाइम सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहे हो। अमेजिंग। ऐसी कोई बात नहीं है बॉस, पिछले कुछ दिनों से इतना कुछ उनके साथ हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा वरीड था। रियली? तो अब मेरी वाइफ को लेकर तुम वरीड हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है सर, इंटरनेट पे सभी लोग उनको लेकर काफी वरीड हैं। लोगों की छोड़ो, तुम अपनी बात करो। कम से कम तुम्हें उसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैंने तुमसे उस आदमी का पता लगाने के लिए कहा था जिसने मेरी वाइफ को उसके बचपन में गलत काम कराने की सोची थी। उसका क्या हुआ? कुछ भी हो जाए, बचना नहीं चाहिए वो। डोंट वरी बॉस, हमने उस पर काम शुरू करवा दिया है। हमें पता चला है कि उसने मैडम के अलावा और भी कई लड़कियों के साथ में ऐसा किया है। फिलहाल उन सभी लड़कियों को ढूंढा जा रहा है जिससे इसके खिलाफ मजबूत चार्जशीट बनाई जा सके। गुड। बचपन में सौंदर्या के साथ जो हुआ था, इस बारे में देव उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसने बात नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दोबारा वो सारी बातें याद करके सौंदर्या हर्ट हो। तभी चेतन ने देव की तरफ देखा। बॉस, बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? अगर ना कहूं तो नहीं पूछोगे? अगर कभी लोगों को पता चल गया कि सौंदर्या मैम आपकी वाइफ है और उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको शर्मिंदगी नहीं होगी? लोग कौन होते हैं उसे जज करने वाले?
उसका हस्बैंड होने के नाते मुझे उसके पास से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए वो दुनिया की सबसे अच्छी और सच्ची लड़की है। ये सुन के बहुत अच्छा लगा बॉस। आप मैडम से सचमुच बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि सच्चे प्यार करने वाले ही इन सब बातों की फिक्र नहीं करते। तुम बहुत ओवरथिंक करते हो चेतन। मैं सिर्फ एक हस्बैंड की ड्यूटी निभा रहा हूं, दैट्स इट। रही बात किसी के पास से किसी को जज करने की, तो मेरी अपब्रिंगिंग मुझे ये अलाउ नहीं करती। जहां देव की बातों ने चेतन को चुप करा दिया था, वहीं सौंदर्या के ऑफिस में जो लोग कल तक उसे भला बुरा कह रहे थे, आज उससे माफी मांगते हुए सर आंखों पर बिठा रहे थे। सिर्फ यही नहीं, कल तक सौंदर्या को ऑफिस से निकालने का मौका ढूंढ रहा सुजॉय भी आज सौंदर्या की तारीफ कर रहा था। वाह, अमेजिंग। आज अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में तुमने सचमुच कमाल ही कर दिया सौंदर्या। पिछले 7 सालों में इतना प्रॉफिट मैंने कभी नहीं देखा था, और तुमने ये साबित भी कर दिया कि कंपनी का फ्यूचर सिर्फ तुम ही हो। सुजॉय की इन बातों के जवाब में एक फेक स्माइल देकर सौंदर्या अपने केबिन में चली गई और उसने पर्सनली सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स देखते हुए चीफ अकाउंटेंट को अपने केबिन में बुलाया। मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट से जितने ऑर्डर्स हमें मिले हैं, उन्हें काउंट करके उनका अकाउंट अलग से बनाना। ध्यान रहे, उसमें से 1 रुपए भी सुजॉय के अकाउंट में नहीं जाने चाहिए। मेरा हिस्सा अलग करके बाकी सब स्टाफ में बांट देना। जब ये बात सुजॉय को पता चली तो वो भागकर सौंदर्या के केबिन में गया। ये क्या सौंदर्या, मैं इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ और तुमने मुझे ही कंपनी प्रॉफिट देने से इनकार कर दिया, ऐसा क्यों? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो सुजॉय? भूल गए अभी 4 दिन पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? अगर नहीं याद तो ये सुनो। ये कहते ही सौंदर्या ने वो रिकॉर्डिंग सुजॉय को सुना दी, जिसमें सुजॉय ने सौंदर्या के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए डबल प्रॉफिट की बात की थी। ये मत भूलो सुजॉय कि तुमने मुझे डबल प्रॉफिट का डबल अमाउंट अपने अकाउंट से देने का वादा किया था, लेकिन मैं उसे छोड़ रही हूँ। बेटर यही होगा कि इस प्रॉफिट पर नजर डालने के बजाय तुम उसे ही अपना बोनस समझो। सुजॉय के साथ सबने ये रिकॉर्डिंग सुनी। ऐसे में सुजॉय के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल भूनकर राख हो रहा था। गुस्से में पैर पटकते हुए सुजॉय को अपने केबिन में जाते देख शनाया सौंदर्या के पास आ गई। आज तो मजा आ गया यार। आज तूने ना सिर्फ अशोक मेहरा की पोल खोली, बल्कि सुजॉय को भी उसकी औकात दिखा दी। आई एम प्राउड ऑफ यू बेब। लेकिन सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा। अब उससे लड़ने के लिए तुम्हें भी अपनी कमर कसनी होगी। उसके लिए तो मैं कब से तैयार बैठी हूँ, और जब से मैंने अपनी मदर इन लॉ और सुजॉय से वो जमा किए हुए 20 लाख रुपए वापस लिए ना, तब से तो मैं और भी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। इसी के साथ दोनों खिलखिलाते हुए अपने अपने काम में लग गए थे। 2 दिन बाद शनाया ने ऑफिस कैंटीन में सौंदर्या को बताया कि जिस आदमी ने उसे फिजिकली मॉलेस्ट किया था, उसे पुलिस पकड़कर ले गई है। शनाया को ये बात उसके दूर की एक रिलेटिव से पता चली थी, जो गांव में रहती थी। उस आदमी का नाम सुनते ही सौंदर्या का मुंह कड़वा हो गया। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, आज नहीं तो कल उसका हिसाब देना ही पड़ता है। आज का दिन सौंदर्या के लिए काफी हेक्टिक था, इसलिए आज रात उसने स्टॉल नहीं लगाया था, लेकिन मौसम इतना अच्छा था कि वो खुद को बाहर जाने से रोक नहीं पाई। देव को अपने साथ लेकर वो मार्केट पहुंच गई। देव बड़ा ही हैरान था। क्या तुम मुझे यहाँ डेट पर लाई हो? आपको क्या लगता है? इरादा तो बुरा नहीं है, लेकिन जगह इससे बेटर हो सकती थी। एटलीस्ट फर्स्ट डेट पर मैं मार्केट तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन तुम साथ हो तो ठीक है, चला लूंगा मैं। एनीवेज, आइसक्रीम खाओगी? नहीं, एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट के टाइम मैंने एक इंसिडेंट बताया था, आपने शायद सुना होगा। जब मैं छोटी थी तब मेरे एक पड़ोसी ने पूरे 1 दिन तक मुझे कमरे में बंद रखा था। ये कहते कहते सौंदर्या की आंखें भर आई थी और देव ने उसे बाहों में भर लिया। इट्स ओके, इट्स ओके। एक्चुअली मैं उसके बारे में तुमसे पर्सनली बात करना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम कहीं हर्ट ना हो जाओ, इसलिए नहीं की। लेकिन अगर तुम अभी बताने में कंफर्टेबल हो तो मैं तुम्हारी बात सुनना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ देव कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि मेरे साथ वो क्या हुआ था। मैं बस इतना जानती हूँ कि उसका छूना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं भाग नहीं पाई।
ये कहते ही सौंदर्या देव के गले लगकर एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। सौंदर्या ने फिर कुछ कहना चाहा, तभी देव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर अपनी आंखों से चुप रहने का इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आंसुओं से भीगे उसके मासूम चेहरे पर फूल से कोमल होठ देव को अपनी तरफ खींच रहे थे। उसे लगा अपनी उंगलियों की बजाय वो अपने होठ उन पर रख दे। सौंदर्या से प्यार ना करने की दुहाई देने वाला देव क्या सचमुच सौंदर्या को चाहने लगा है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा? बिजनेस प्रॉफिट में सुजॉय को हिस्सा न देकर क्या सौंदर्या ने जानबूझकर सुजॉय से दुश्मनी मोल ली? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। Femeia trebuie să fie odihnită, să înflorească, să, nu știu, în cazul meu, după ce cânti 5-6 nunți la rând, nu mai ai energia aceea cu care să poți să fii tu în casă, femeia aceea pe care și-o dorește bărbatul sau... Și aici apar tot felul de conflicte sau... Și, cineva ajunge la anumite compromisuri și cineva nu. Eu versul scriam de mică. Și linii melodice le scriu împreună cu versurile. Dar în cazul meu nu știu, e ca și cum aș prinde o undă și încep să cânt ceea ce parcă de undeva există și eu doar cânt. Pentru că în Iubește-mă eram foarte supărată pe un bărbat cu care am fost într-o relație și foarte multă lume, apropo, înțelege Iubește-mă ca și când eu aș ruga să fiu iubită. Iubește-mă. Dar ăsta e o replică la că tu înțelegi că eu te iubesc. Păi iubește-mă la tine de acasă, cât vrei. कुछ देर तक अपने होठों पर उंगली रखे देव को इतनी गहराई से अपनी आंखों में झांकते देखकर सौंदर्या ने नजरें नीची कर लीं। फिर अचानक उसने चमकती आंखों से देव की तरफ देखा। अच्छा देव, एक बात बताइए, अगर हम बचपन में पड़ोसी होते तो क्या हमारी अच्छी दोस्ती होती? सोचना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या बचपन में दूसरी लड़कियों की तरह तुम्हारी भी नाक बहती रहती थी? नहीं तो, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि बचपन में मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी जिनकी नाक हमेशा बहती रहती थी। अगर तुम भी वैसी ही थी तब तो हमारी दोस्ती होने के कोई चांसेस ही नहीं थे। हाँ, कुछ भी। गांव में होने के बावजूद भी बचपन में मैं बहुत क्यूट और मुझे सफाई पसंद थी। अब गांव से याद आया देव, आपको पता है गांव में जिसने मेरे साथ गलत किया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। सिर्फ यही नहीं, उसने मेरी तरह और भी जिन लड़कियों के साथ गलत किया था अब उसे उसकी भी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं बहुत खुश हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी जल्दी इतना कुछ हो गया। लगता है इसके पीछे जरूर किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है। हो सकता है कि वो छुपकर तुम्हारी मदद कर रहा हो। कोई बड़ा आदमी और मेरी मदद? आपको लगता है मेरी किस्मत इतनी अच्छी है? मेरे आसपास तो छोड़िए, दूर दूर तक कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं जो मुझे जानता हो। किस्मत का क्या भरोसा, आज नहीं तो कल हो सकता है किसी ऐसे शख्स से तुम्हारी मुलाकात हो जाए। You never know। सच? मुझ ये कहते हुए देव ने सौंदर्या के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उस अनजान शख्स के लिए एक चमक थी। तभी उसके दिमाग में कुछ बातें शोर मचाने लगीं। आज ही मैंने सौंदर्य से वादा किया है कि मैं हमेशा ना सिर्फ उसके साथ रहूंगा बल्कि ऑनेस्ट भी रहूंगा। ऐसे में उससे अपनी सच्चाई छुपाते हुए उसे अंधेरे में रखना बहुत गलत है। मुझे समय देखकर उससे अपने बारे में बात करनी ही होगी। ये सोचते हुए देव सौंदर्या के साथ घर आ चुका था और पूरी रात यही सोचता रहा। वहीं सौंदर्या इस बात से खुश थी कि पिछले 3 दिन से उसकी जिंदगी में आया तूफान अब खामोश हो चुका था। लेकिन वो गलत थी, क्योंकि अशोक मेहरा की वजह से उसके बेटे युग मेहरा की रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंचा था और वो सौंदर्या को ढूंढते हुए उसके ऑफिस पहुंच गया।
उस समय सौंदर्या शनाया के साथ बहुत बिजी थी। आज बहुत दिनों बाद घर जाने के बाद शांति रहेगी। कितना अच्छा लग रहा है बता नहीं सकती यार। क्यों, ऐसी क्या बात है आज? सुजॉय अपनी माँ को लेकर आज देबूदी के घर जाने वाला है और वो दोनों आज वही रहेंगे। सुनना, मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसी खुशी में आज रात को मेरे घर पर एक छोटी सी पार्टी करें। सिर्फ तू, मैं, बच्चे और आशा जी। तू चाहे तो देव को भी बुला सकती है। आई एम सॉरी शनाया, मैं नहीं आ पाऊंगी। पता है हमारे यहाँ रोज रात का खाना देव के डैड बनाते हैं और हम सब साथ में खाते हैं। मैं उन्हें छोड़कर तेरे घर नहीं आ सकती। आई अंडरस्टूड सौंदर्या। घर पर कोई हमारा इंतजार कर रहा है, इस फीलिंग से बेस्ट फीलिंग कोई हो ही नहीं सकती। तू सच में बहुत लकी है कि तुझे गजेंद्र अंकल जैसे फादर इन लॉ और देव जैसा हस्बैंड मिला। सो आई मस्ट से, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। शनाया की ये बात सुनते ही दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी पार्किंग में शनाया के साथ वॉक करते हुए सौंदर्या ने देखा एक टॉल हैंडसम मैन अपने पूरे एटीट्यूड के साथ अपनी आलीशान कार से लगकर खड़ा था और उसे ही घूर रहा था। उसकी शक्ल काफी हद तक अशोक मेहरा से मिल रही थी, इसलिए सौंदर्या उसे देखते ही समझ गई कि ये युग मेहरा था। और युग भी सौंदर्या को ऊपर से नीचे देखकर सोच रहा था, तो यही है वो गवार लड़की, चीप अटायर विद चीप मेंटालिटी। ये सोचते हुए युग ने सौंदर्या को आवाज दी। हे सौंदर्या, जरा यहाँ ना, मुझे तुमसे डैड के बारे में बात करनी है। सौंदर्या ने युग को पहचान तो लिया था, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे वो उसे जानती नहीं है। तभी उसे देखते ही शनाया बोल पड़ी, इसकी शक्ल तो तेरे डैड से काफी मिल रही है, कहीं ये तेरा भाई तो नहीं? शनाया की बात युग के कानों में पड़ते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने शनाया की तरफ जलती नजरों से देखा। हे हेलो, कौन भाई, किसका भाई? ना मैं किसी का भाई हूं और ना ही मेरी कोई बहन है, तो जबरदस्ती मुझसे रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है, ओके? युग का इस तरह का जाहिल बिहेवियर देखकर सौंदर्या ने उस पर एक नजर डाली और फिर शनाया का हाथ पकड़कर उसके सामने से ऐसे निकल गई जैसे वो कहीं की महारानी हो। तभी युग उसके पीछे दौड़ते हुए आया और उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें बुला रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तुमसे डैड के बारे में बात करनी है। डैड? किसके डैड? मैं अशोक मेहरा की बात कर रहा हूँ, जो हम दोनों के डैड हैं। क्या तुम्हारे और भी डैड हैं? लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तो जब मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ तो हमारे डैड एक कैसे हुए? लोग, तुम मेरी बहन हो या नहीं, आई डोंट केयर, लेकिन अशोक मेहरा तुम्हारे डैड है और एक बेटी होने के नाते उनकी देखभाल करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम उससे बच नहीं सकती। तुम यहाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी का पाठ पढ़ाने आए हो? लोग, मेरा एक एक सेकंड बहुत कीमती है, तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ कोई बहस करना नहीं चाहता। तुम्हें सिर्फ उन्हें संभालना है और उसके लिए मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपए दूंगा, समझ गए? 5,000 रुपए? इतनी दरिया दिली? अगर बात दरिया दिली और उन्हें संभालने की ही है तो मैं तुम्हें हर महीने 6,000 रुपए देती हूँ। 5,000 उन्हें संभालने के और 1,000 तुम्हारे खर्च के लिए। खुश? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पैसों का भूखा हूँ? एग्जैक्टली, यही सवाल मैं तुमसे करना चाहती हूँ। ये मत भूलो सौंदर्या कि तुम भी उन्हीं की बेटी हो और तुम चाहकर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। तो ठीक है, अगर बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही है तो अपनी 14 घरों में से जो 3 घर अशोक मेहरा यानी हमारे डैड ने तुम्हें दिए हैं, उनमें से आधा तुम मुझे दे दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता नहीं है क्या कि फादर की प्रॉपर्टी में से बेटियों की कोई हिस्सेदारी नहीं होती? अगर फादर की प्रॉपर्टी में बेटियों की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है तो बेटियों पर भी उन्हें संभालने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। समझे तुम घटिया इंसान? घटिया इंसान सुनते ही युग गुस्से में सौंदर्या को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि शनाया ने बीच में आकर उसे धक्का देकर हटा दिया। खबरदार मिस्टर, मैं तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर दोबारा ऐसी कोई गलती की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह डराओगी और मैं डर जाऊंगा? और सौंदर्या, तुम ये मत भूलना
कि तुम्हारी इंटरनेट पॉपुलैरिटी तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचा नहीं सकती। और हां, एक बात और कान खोलकर सुन लो, मेरे नाना जी यहां के काफी जाने माने हस्तियों में से एक हैं। अगर तुमने डैड की जिम्मेदारी नहीं ली तो तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। कितना बेशर्म है ये आदमी, रिकॉर्डिंग के दौरान भी इतनी बदतमीजी। सौंदर्या, जरा मेरा मनी बैग पकड़ना तो, इसे तो मैं अभी ठीक करती हूँ। ये कहते हुए शनाया जैसे ही आगे बढ़ी कि युग ने उसका फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया। अब करो रिकॉर्डिंग। तुम दोनों ये बात अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो। अब तुमने कोशिश भी की तो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर सकती। चाहो तो ट्राई करके देख लो। सौंदर्या ने देखा उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। वो समझ गई ये सब युग का किया धरा है। उसने युग की तरफ देखा जिसने अपनी कार में बैठे अशोक मेहरा को धक्के मारकर बाहर निकालते हुए जमीन पर गिरा दिया था। इसी के साथ उसके मुंह पर 5,000 रुपए भी फेंके थे। ये रहे 5,000 रुपए, आपके लिए काफी होंगे। अब ये मत कहिएगा कि मैंने आपकी देखभाल के लिए आपको रुपए नहीं दिए। और हां, खबरदार जो आप कभी पलटकर हमारे दरवाजे पर वापस आए तो। अब आप जानो और आपकी ये बेटी जाने। अशोक मेहरा ने आंखों में हेल्पलेसनेस के साथ पहले गाड़ी में बैठकर जाते अपने बेटे युग की तरफ देखा, फिर सौंदर्या की ओर। हमेशा से रुपयों की लालच में अशोक मेहरा ने किसी के साथ वफादारी नहीं निभाई थी, न अपनी बेटी के साथ और न ही अपनी दूसरी पत्नी के साथ। ये उसी का नतीजा था कि अपनी पत्नी के पैसों से अय्याशी करते अशोक मेहरा को उनके ही फादर इन लॉ ने टांग तोड़कर उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और आज बेटे ने भी उन्हें अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया। उन्होंने रोते हुए सौंदर्या की तरफ देखा। सौंदर्या बेटा, अपने डैड पे तरस खाओ बेटा। मुझे प्लीज अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं लाचार था। मुझे माफ कर दो बेटी, प्लीज। सौंदर्या ने जलती हुई निगाहों से अपने डैड की तरफ देखा। वो समझ चुकी थी कि उसे अकेला समझकर उसके डैड ने उसे अपने झांसे में लेना चाहा, लेकिन वो उनसे ज्यादा स्मार्ट निकली। उसने गुस्से में अपने डैड की तरफ देखा। आपकी कोई बेटी भी है? मुझे तो याद नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? सौंदर्या, मैं जानता हूं कि ये सब तुम गुस्से में बोल रही हो, है ना? देखो, तुम मुझसे चाहे कितना भी नाराज हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा डैड रहूंगा। तुम्हें याद है ना, जब मैं तुम्हारी माँ से अलग नहीं हुआ था तब मैं तुम्हें कितना प्यार करता था। हाँ, तुम भूल गई वो दिन? तुम भूल गई अपने डैड को? अशोक मेहरा की सारी करतूतों को अपनी आंखों से देख चुकी शनाया को अब अशोक मेहरा की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। उसने गुस्से में अशोक मेहरा की तरफ देखा। आपने सौंदर्य को समझ क्या रखा है? इतना कुछ करके भी आपका पेट नहीं भरा जो फिर उसकी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं आप उसे अकेली समझने की भूल मत कीजिएगा, हम उसके साथ हैं। शनाया ने देखा सौंदर्या की आंखें ना चाहते हुए भी भीग गई थीं। ये देखते हुए शनाया ने सौंदर्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। आज तू कमजोर मत पड़ना सौंदर्या, वरना ऐसे लोग तुझे नोच कर खा जाएंगे। कमजोरी कैसी शनाया? कमजोरी से लड़ना तो मैंने तभी सीख लिया था जब 4 साल की उम्र में मेरे मम्मी डैडी की डेथ हो गई थी। आज जो मेरे सामने मेरा डैड बनकर खड़ा है उसे मैं नहीं जानती और ना जानना चाहती हूँ। सौंदर्या के मुंह से ये बात सुनते ही अशोक मेहरा उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गए और रोने लगे। ऐसी बातें मत करो सौंदर्या, यकीन मानो डैड तुम्हें आज भी बहुत प्यार करते हैं। देखो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुमसे माफी मांग रहा हूं। अब तो मुझे माफ कर दो बेटी,
प्लीज भगवान के लिए जो भी हुआ उसे भूल जाओ और मुझे अपने साथ घर ले चलो प्लीज। अपने डैड को अपने सामने घुटनों पर बैठे देखकर सौंदर्या की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें भर आईं। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। क्या इतना सब होने के बावजूद सौंदर्या अपने डैड की गलतियों को माफ करके अपने घर ले जाएगी? कहीं सौंदर्या की जिंदगी में तबाही मचाने के लिए ये युग मेहरा और अशोक मेहरा की कोई चाल तो नहीं? अब इस सिचुएशन से सौंदर्या को निकालने में कैसे मदद करेगा देव? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आंखों में आंसुओं के साथ सौंदर्या को उस तरफ मुंह घुमाते देख उसके डैड मन ही मन हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था वो फाइनली सौंदर्या को इमोशनली फूल बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन जब सौंदर्या आंसू पोंछकर अपने डैड की तरफ पलटी तो उसके चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस देखकर उनके होश उड़ गए। आप चाहे घुटने टेके या मेरे पैरों पर सिर रखकर अपना माथा रगड़े, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने हाल ही में एक लॉयर से कंसल्ट किया था। उसने मुझे बताया कि बचपन में आप जिस तरह से मुझे छोड़कर चले गए थे वो एक तरह का क्राइम था जिसके लिए मैं आप पर केस कर सकती हूँ। तो अगर आप इसी तरह मुझे परेशान करते रहे तो मैं आपको पुलिस के हवाले करने में जरा भी देर नहीं करूंगी। फिर कोर्ट आपके रहने और खाने का इंतजाम जेल में करेगा, समझे आप? सौंदर्या की बातें सुनकर उसके डैड सचमुच डर गए थे। अब उनके पास युग के फीके रुपयों को उठाकर उसे ढूंढने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वहीं सौंदर्या शनाया का हाथ पकड़कर वहां से निकल चुकी थी। सौंदर्या, तू बुरा ना माने तो मैं अपने बुरे एक्सपीरियंस से तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं तेरी बात का बुरा मानूंगी? बिंदास बोल। मुझे लगता है तुझे देव के साथ एक बहुत अच्छा परिवार मिला है, तो तुझे अपने पुराने जख्मों को कुरेदने की बजाय इस जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। पुरानी बातों का अब कोई मतलब नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था शनाया कि जो लोग लकी होते हैं ना, वो अपने अतीत का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाते हैं, और जो मेरी तरह अनलकी होते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी अपने अतीत को ही ठीक करने में बिता देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, लेकिन मेरे इमोशनल स्ट्रेंथ की भी एक लिमिट है यार। मैं हमेशा मजबूत नहीं बनी रह सकती। आई नो सौंदर्या, लेकिन कोशिश तो कर सकती है ना। दोनों दोस्त बातों में लगे थे कि तभी जोर से बारिश शुरू हो गई। दोनों दौड़कर एक स्टोर के अंदर ही गए थे कि तभी शनाया की नजर सामने से हाथ में छतरी लिए आ रहे देव पर पड़ी। उफ, इसे कहते हैं मोहब्बत। बरसात ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि तेरा देव हाथ में छतरी लिए हाजिर है। तू बहुत लकी है सौंदर्या, मुझे तुझसे सच में बहुत जलन हो रही है यार। सौंदर्या ने मुस्कुराते हुए एक नजर पहले शनाया पर डाली, फिर वो देव को देखने लगी। बारिश के गंदे और मेसी एनवायरनमेंट में देव की चार्मिंग पर्सनैलिटी सौंदर्या की आंखों को न सिर्फ अट्रैक्ट कर रही थी बल्कि दिल को सुकून भी पहुंचा रही थी। तभी देव अपने दोनों हाथों में 2 छतरी लिए सौंदर्या के सामने आ गया। मुझे लगा तुम स्कूटी चला रही होगी इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, लेकिन आज पैदल कैसे? आज मैंने स्कूटी ऑफिस में ही छोड़ दी थी। सोचा शनाया के साथ बात करते हुए चलकर घर जाऊंगी, लेकिन बारिश ने सारा मजा खराब कर दिया। ओह, तो अब घर चलें? शनाया तुम भी हमारे साथ चलो ना, बारिश रुक जाए तो अपने घर चली जाना। आप भी कमाल करते हैं देव, इतना अच्छा मौसम है और आप है कि कबाब में हड्डी को इनवाइट कर रहे हैं। आप लोग जाइए, मैं फिर कभी आती हूँ। मुझे भी घर जल्दी जाना है, बच्चे वेट कर रहे होंगे। ओके, ये छतरी लेते जाना। ये मैं सौंदर्य के लिए लाया था, लेकिन अब हम एक से काम चला लेंगे। आप प्लीज घर पहुंचकर एक मैसेज कर दीजिएगा। एक्स्ट्रा छतरी शनाया को देकर देव अपनी छतरी में सौंदर्या को लेकर चल पड़ा। देव जिस तरह से सौंदर्या को बरसात से बचाने के लिए खुद भीग रहा था,
उसे देखकर शनाया हैरान थी कि दोनों में इतनी नजदीकियां होने के बावजूद ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों में अब भी हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं बन पाया है। लेकिन वो खुश थी कि सौंदर्या को देव जैसा हस्बैंड मिला था जो पूरी तरह से सौंदर्या के रंग में रंग गया। दोनों घर पहुंचे तो देखा गजेंद्र प्रताप उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। अचानक बरसात देखकर मैं तो डर ही गया था। अच्छा हुआ तुम लोग समय पे घर आ गए। देव, सौंदर्या भीगी तो नहीं, वरना उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं डैड, आप खुद देख लीजिए। ये कहकर देव अंदर कपड़े बदलने के लिए चला गया। सबने डिनर किया ही था कि गजेंद्र प्रताप ने अपना फैसला सुनाया। बाहर बरसात के कारण ठंड बढ़ गई है, तो देव आज बर्तन तुम साफ करोगे और सौंदर्या तुम आराम। ये तो गलत बात है पापा। आप कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मुझे कोई काम करने नहीं देते। इस तरह तो मैं आलसी हो जाऊंगी। सौंदर्या सोच रही थी कि आज फिर बर्तन साफ करने की बात सुनकर देव नाराज हो जाएगा, लेकिन देव ने जो बोला उसे सुनकर सौंदर्या को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। डैड सही कह रहे हैं सौंदर्या, तुम अंदर जाकर आराम करो, बर्तन मैं साफ करता हूँ। ये कहकर देव अंदर किचन में चला गया। गजेंद्र प्रताप को भी देव का ये रवैया काफी अच्छा लगा। तभी सौंदर्या अपने कमरे में आराम करने की बजाय गजेंद्र प्रताप के पास आकर बैठ गई। पापा, मैं ये देखकर अक्सर हैरान हो जाती हूँ कि आपने गांव में रहकर भी देव को न सिर्फ इतना पढ़ाया लिखाया, बल्कि उसे इतने अच्छे संस्कार भी दिए। उसे औरतों की इज्जत करना ही नहीं, उनकी तकलीफें समझना भी सिखाया। वरना अक्सर घरों में सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मर्द को खुश रखने के साथ घर और बाहर का हर काम औरतें ही करें, वो भी बिना किसी शिकायत के। लेकिन आप और देव उन सबसे बहुत अलग हैं पापा। मतलब तुम ये मानती हो ना कि देव से तुम्हारी शादी करवाने की तुम्हारे पापा की चॉइस बिल्कुल सही है? बिल्कुल पापा, मैं बहुत खुश हूँ कि देव मेरे हस्बैंड है और वो घर के कामों में मदद करने के साथ मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। और ये हर हस्बैंड को करना भी चाहिए, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, ड्यूटी भी है। मैं समझता हूँ एक बुरी परवरिश के साथ बड़े हुए मर्द ही ऐसा सोचते हैं कि बच्चे पैदा करना, फिर उनकी देखभाल करना और उसके साथ घर का सारा काम करना सिर्फ और सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है औरत की तकलीफ को समझना ही आदमी को सही मायने। पापा, गजेंद्र प्रताप ने देखा अपनी मदर इन लॉ के सपनों को पूरा करने की बात सुनते ही सौंदर्या का चेहरा बुझ गया था। वो सौंदर्या की परेशानी की वजह समझ चुके थे। उन्होंने बड़े ही प्यार से सौंदर्या की तरफ देखा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अब देव पहले जैसा देव नहीं रहा, जो तुम्हारे साथ रहने से भी कतराता था। तुम्हारी वजह से मैंने उसमें बहुत सारे चेंजेस देखे हैं सौंदर्या, और इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। मैं जानता हूँ कि साथ रहते हुए भी तुम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, बस कह नहीं पा रहा। इसलिए थोड़ी कोशिश तुम्हें भी अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। मैं समझ रही हूँ पापा, लेकिन गजेंद्र प्रताप सौंदर्या के हेजिटेशन को समझ रहे थे। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हें मुझसे बात करने के लिए इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है सौंदर्या। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, मैं फिलहाल अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहूंगा। तुम्हें पता है मुझे हमेशा से एक बेटी की चाहत थी, इसलिए जब देव पैदा हुआ था ना, तो मैं काफी डिसअपॉइंट हो गया था, और इसलिए कई बार खुद की खुशी के लिए उसे लड़कियों के कपड़े पहना देता था। लेकिन अब मुझे लगता है मेरी डॉटर का सपना मेरी ग्रैंड डॉटर पूरा करेगी। मैं बता नहीं सकता सौंदर्या बेटा कि उसके लिए मैंने कितने अरमान सजा रखे हैं। सौंदर्या समझ चुकी थी कि गजेंद्र प्रताप इशारों इशारों में क्या कहना चाहते हैं। वो सिर झुकाए उनकी बातें सुन रही थी कि तभी देव किचन से बर्तन साफ करके बाहर आ गया। सौंदर्या को उनकी बातें इतने ध्यान से सुनते देख उसने दोनों को बड़े गौर से देखा। जरा मैं भी तो सुनूं कि इतनी कौन सी सीरियस बातें हो रही थी आप दोनों के बीच। मैं सोच रहा हूँ कल ही गांव चला जाऊं। लेकिन क्यों? आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा क्या पापा?
कहीं हमारी कोई बात आपको बुरी तो नहीं लग गई? अरे ऐसा कुछ नहीं है बाबा। बात यह है कि गांव में अभी गेहूं की खेती का समय चल रहा है। अगर मैं भी जाकर गेहूं बो दूं तो अच्छी आमदनी हो जाएगी। सौंदर्या जहां गजेंद्र प्रताप के जाने की खबर सुनकर उदास हो गई थी, वहीं खामोश खड़े देव को अपने डैड के अचानक जाने का फैसला कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सौंदर्या का दिल से ख्याल रख रहे देव को देखकर गजेंद्र प्रताप के दिमाग में ये बात क्लियर हो चुकी थी कि अगर सौंदर्या और देव के रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो उन्हें इस घर से निकलना होगा। उन्होंने देव की ओर देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना देव? अब आपने जाने का फैसला ले ही लिया है तो कुछ सोच कर ही लिया होगा। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? तो ठीक है, कल सुबह नाश्ता करके मैं निकल जाऊंगा। तुम मेरे लिए टैक्सी बुक कर देना। ओके डैड। गजेंद्र प्रताप अपना फैसला सुनाकर अपने ऊपर वाले रेंटेड रूम में चले गए और देव और सौंदर्या भी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सुबह देव ने गजेंद्र प्रताप के लिए टैक्सी का इंतजाम करा दिया जो उन्हें अगले मोड़ तक ले जाने वाली थी। उसके बाद उनकी गाड़ी और ड्राइवर उन्हें ले जाने के लिए तैयार खड़े थे। टैक्सी में बैठते ही उन्होंने सौंदर्या को अपने पास बुलाया। कल जो हमारी बात हुई थी उसे याद रखना सौंदर्या। कहीं तुम्हारी माँ की तरह मैं भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखने की ख्वाहिश अपने दिल में ही लिए ना चला जाऊं। मुझे जल्दी ही खुशखबरी देना। खुश रहो। खुशखबरी शब्द सुनते ही सौंदर्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जवाब में हल्का सा सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। दूर खड़ा देव ये सब बड़े गौर से देख रहा था। गजेंद्र प्रताप के जाते ही उसने सौंदर्या की तरफ देखा। तुम्हारा चेहरा टमाटर जैसा क्यों बन गया है? मतलब ये कि मेरे डैड ने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल हो गया? What do you mean मेरे डैड? वो मेरे भी पापा हैं। ओके, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे पापा ने ऐसा क्या कहा कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कम ही नहीं हो रही है? बता दूंगी, लेकिन पहले प्लीज कहो। प्लीज बताओ ना, तुम्हारे पापा ने तुमसे क्या कहा? ऐसे नहीं, थोड़ा प्यार से पूछो कि सौंदर्या प्लीज बताओ तुम्हारे पापा ने तुमसे क्या कहा। देखो, तुम्हें बताना हो तो बताओ वरना भाड़ में जाओ। अरे तुम तो लड़कियों की तरह रूठ गए। पापा सही कह रहे थे। क्या सही कह रहे थे पापा? यही कि देव को लड़कियों की तरह रूठना भी आता है। सौंदर्या की बातें सुनकर देव को भी हंसी आ गई। हर बार की तरह आज भी उसने सोचा ऐसा क्यों होता है कि वो चाहे तब भी सौंदर्या से लंबे समय तक नाराज नहीं रह सकता। क्या सौंदर्या और देव को करीब लाने की गजेंद्र प्रताप की ये तरकीब काम करेगी? क्या देव की दोस्त से प्यार बनने तक का सफर सौंदर्या तय कर पाएगी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गजेंद्र प्रताप के अचानक गांव चले जाने से सौंदर्या कुछ उदास हो गई और इस बात को देव अच्छी तरह समझ रहा था, इसीलिए उसे किसी भी तरह खुश करने में लगा हुआ था। वहीं पिछली शाम बारिश से किसी तरह बचती हुई घर पहुंची शनाया ने देखा कि सुजॉय अपनी बहन देवोश्री के घर जाने की बजाय अपने पियक्कड़ दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था और उसके घर पहुंचते ही उसे अपना ऑर्डर सुना दिया। ओह शनाया, वेलकम। जल्दी से जाकर मेरे दोस्तों के लिए खाना बनाओ। लेकिन उससे पहले फ्रिज में मैंने जो फिश लाकर रखी है ना, उसे फ्राई करके लेके आओ। शनाया ने ये बात सुजॉय से पहले ही साफ कर दी थी कि वो कभी घर में बच्चों के सामने अपने दोस्तों को लाकर शराब नहीं पिएगा, लेकिन इस वक्त शनाया ने उसे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। सुजॉय की लड़खड़ाती आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो काफी देर से पी रहा है। सुजॉय ने अपने खास दोस्त शोमू की तरफ देखा। क्यों शोमू, तू खाएगा ना फिश फ्राई? हाँ, शोमू खाएगा और उसके साथ हम सब खाएंगे। शनाया, जल्दी करो। सुजॉय के दोस्तों में शोमू इकलौता ऐसा था जो नहीं पीता था और वो शनाया की बहुत इज्जत करता था। शोमू ने बेबसी से पहले शनाया
और फिर सुजॉय की तरफ देखा। सुजॉय, जाने देना यार, इतना कुछ तो है खाने के लिए। और फिर अभी अभी भाभी ऑफिस से आई हैं, थक गई होंगी वो भी। हम इसी में चला लेंगे। चला लेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय चला लेंगे? तू यहाँ चलाने आया है क्या? अबे साले, अब तू मेरा घर भी चलाएगा। मैं अपनी वाइफ से क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, साला ये भी तू ही बताएगा मुझे, हैं? ये कहते हुए सुजॉय ने उठकर उसका कॉलर पकड़ लिया। सारे दोस्तों ने उसे पकड़कर बिठा तो दिया था, लेकिन सुजॉय जो मन में आए बोले जा रहा था। शनाया समझ चुकी थी कि फिलहाल बच्चों और आशा जी के सामने घर की शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए उसे चुपचाप सुजॉय की बात माननी ही होगी। उसने फटाफट बाथरूम में जाकर हाथ पैर धोए और फिश फ्राई करके सर्व करने लगी। तभी अचानक शोमू ने शनाया के पीले पड़े चेहरे की तरफ देखा। अरे छोड़िए ना, ये सब हम कर लेंगे भाभी। आप जाकर कुछ खा लीजिए और आराम कीजिए। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे किसने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए? हमको सब कुछ चाहिए। अभी कुछ देर में हम खाना खाएंगे। शनाया, तुम जाकर खाना बनाओ जल्दी। आज हमारी पार्टी है। अरे पार्टी है, पार्टी। शनाया को सुजॉय पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। ऑफिस से आकर आज वो बच्चों से मिलने अपने कमरे में भी नहीं जा पाई। जैसे ही उसने किचन की बजाय अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, सुजॉय चीख पड़ा। अरे तुम्हें सुना नहीं दे रहा है क्या? बहरी हो गई हो क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ सुन नहीं रहे हो तुम? क्या मैं पागल हूँ? पागल हूँ मैं? मुझे आज 1 घंटे में खाना चाहिए। हाँ सुजॉय, मैं बना रही हूँ। बस रुद्र और आरना को एक बार देख लूं। और हमारा क्या? हमारा क्या? हमें कौन देखेगा? हाँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। सीधे किचन में जाओ और खाना बनाओ, वो भी जल्दी से जल्दी। चलो चलो। आज शनाया ने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए वो अपना पेशेंस लॉस नहीं करेगी, लेकिन सुजॉय था कि लगातार उसका पेशेंस टेस्ट कर रहा था। शनाया बिना कुछ कहे किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी सुजॉय के एक दूसरे दोस्त ने सुजॉय के कान में कुछ कहा। यार सुजॉय, जरा आराम से। तू इसी तरह से भाभी के साथ बिहेव करता रहेगा ना, तो मुझे डर है कि कहीं वो इस मोटे की वाइफ की तरह तुझे छोड़ के ना चली जाए। ये छोड़कर जाएगी मुझे? ये अगर जाएगी भी तो कहाँ जाएगी? कहाँ? तुझे पता नहीं है दोस्त, कोशिश तो इसने भी की थी मुझे डिवोर्स देने की, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। और ये बात अब इसको भी पता चल चुकी है कि ये 2 बच्चों की माँ बन चुकी है, और अब इस सेकेंड हैंड माल को मेरे सिवाय और कोई नहीं रखेगा। कोई नहीं। सुजॉय को अपने दोस्तों के सामने इस तरह अपनी बेइज्जती करते देख शनाया का पेशेंस जवाब दे गया। उसने आकर सुजॉय के सामने रखी शराब का गिलास उसके मुंह पर दे मारा। सुजॉय के साथ उसके सारे दोस्त कुछ देर के लिए जैसे जम गए। कुछ सेकंड के बाद सुजॉय ने शनाया की तरफ गुस्से में देखा, जो वहीं खड़े होकर सुजॉय को देख रही थी। तेरी इतनी हिम्मत! आज तो मैं तुझे ठीक करके रहूंगा। तू देख अभी मैं क्या करता हूँ। ये कहकर सुजॉय अपनी जगह से उठकर शनाया को मारने के लिए दौड़ा ही था कि उसके दोस्तों ने उसे पकड़कर वापस अपनी जगह पर बिठा दिया। क्या है यार सुजॉय, तू यहाँ हम लोगों को पार्टी मनाने के लिए लाया है या ये तमाशा दिखाने के लिए? तुझे यही करना है तो हम लोग चलते हैं। हाँ सुजॉय, हम चलते हैं। कोई नहीं जाएगा इधर से, कोई नहीं जाएगा। तुम लोगों ने देखा ना इसने क्या किया? क्या किया इसने? आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। सुजॉय को तीखी नजरों से देख रही शनाया ने शोमू की तरफ देखा। शोमू, तुम हट जाओ। ये जो करना चाहता है इसे कर लेने दो, फिर मैं वो करूंगी जो मुझे करना है।
बस मुझे हाथ लगाने से पहले ये सोच लेना सुजॉय कि पुलिस तुम्हारा क्या हाल करेगी। कुछ दिन पुलिस स्टेशन में रहकर तुम वहां का स्वाद तो चख ही आए हो ना। देख रहे हो तुम सब इसकी आकर। मुझे पुलिस की धमकी दे रही है ये। तू बुरा मत मानना सुजॉय, लेकिन सारी गलती तेरी है। तुझे भी भाभी के बारे में ये सब बातें अभी नहीं करनी चाहिए थी। सुजॉय के सभी दोस्त शनाया की तरफ से बोल रहे थे और सुजॉय को गुस्सा आ रहा था। उसने खुद ही अपने दोस्तों को घर से भगा दिया और शनाया को गालियां देने लगा। शनाया समझ चुकी थी अब तक जिस लड़ाई से वो बच रही थी अब उसे उसमें कूदना ही पड़ेगा। बच्चों का रूम लॉक करके वो सुजॉय के सामने आकर बैठ गई। क्या कह रहे थे तुम मुझे? सेकेंड हैंड? याद रखना, इसी सेकेंड हैंड ने पिछले 7 सालों में तुम्हारे बच्चों, तुम्हारी माँ और तुम्हारे घर को संभाल रखा है। लेकिन तुमने क्या किया? अरे जब देखो तुम्हारी माँ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर संभालने का ताना देती रहती हो तुम। अरे आखिर एक ही एक बात कितने बार बोलोगी तुम? कितने बार? हाँ, जब तक तुम्हारे दिमाग में मेरी बात ना घुस जाए तब तक। अच्छा, और अगर ये नहीं करती तो तुम क्या करती? कभी सोचा है तुम्हारे अंदर और कुछ करने की काबिलियत थी भी? अरे मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो शनाया। सच कहा तुमने। मैंने तुम जैसे आदमी से प्यार किया, उससे शादी की। इस बात पर तो कई बार खुद मुझे मेरी काबिलियत पर शक होने लगता है। लेकिन कभी अपनी काबिलियत पर भी गौर किया है सुजॉय? गिरगिट की तरह समय समय पर रंग बदलने वालों में से हो तुम। मैं कल भी पैसे कमा रही थी और आज भी पैसे कमा सकती हूँ। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी कमाई पर। तो ठीक है, अब से तुम मुझसे घर खर्च के लिए एक पैसे की भी उम्मीद मत करना और ना मैं तुम्हें कुछ दूंगा, समझी? घर खर्च? भीख की तरह देने वाले उन पैसों को तुम घर खर्च कहते हो? जितने तुम मुझे घर खर्च के नाम पर देते हो ना सुजॉय, उससे ज्यादा सैलरी यहाँ घर का काम करने वाली नौकरानियों की होती है। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, इसलिए आज के बाद मुझे उन मुट्ठी भर रुपए का रुबाब मत दिखाना। तो ठीक है, जाओ। आज के बाद तुम मुझसे उन मुट्ठी भर रुपयों की भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना। नहीं रखूंगी, लेकिन याद रहे अपने 2 बच्चों का खर्च तुम्हें ही चलाना होगा। या फिर तुम मुझे लिखकर दे दो कि उन बच्चों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर शनाया सोफे पर आराम से पीछे होकर बैठ गई थी और सुजॉय को देखे जा रही थी। सुजॉय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शनाया की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजा पटककर बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही अब तक मजबूत बनी शनाया जोर जोर से रोने लगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहाँ मुझे अपनी ही पसंद से लड़ना पड़ेगा। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही होना जरूरी था क्या? अपनी फैमिली छोड़ते वक्त मैंने सोचा था कि सुजॉय की फैमिली को मैं अपना बना लूंगी, लेकिन मैं हार गई हूँ। मैं पूरी तरह हार गई हूँ। रोते रोते शनाया कब सोफे पर सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब वो उठी तो उसने देखा आज आशा जी ने बच्चों के साथ उसके लिए भी ब्रेकफास्ट बना दिया था। न चाहते हुए भी उसने खाया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचकर सौंदर्या ने जैसे ही शनाया को देखा वो हैरान रह गई। क्या हुआ यार, कल फिर सुजॉय के साथ कुछ कहा सुनी हो गई क्या? ये सुनते ही शनाया की सूजी आंखें फिर आंसुओं से भीग गई। उसने कल रात की सारी घटनाएं जैसे ही सौंदर्या को बताई, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी शनाया ने सौंदर्या की तरफ देखा। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा सौंदर्या। कल सुजॉय ने मुझे बहुत कुछ कहा, लेकिन जिस तरह उसने मेरी काबिलियत पर उंगली उठाई वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ यार। हमें कुछ भी करके अब ये कंपनी अपने अंडर में लेनी ही होगी।
मैं समझ रही हूँ। मेरे ख्याल से तुझे हमारे इंटरनेशनल स्टेशन के एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म के ट्रेडिंग रूल्स को स्टडी करना चाहिए। बाकी मैं देखती हूँ। ठीक है, मैं आज से ही उस पर काम शुरू करती हूँ। और हाँ, आज मुझे जरा जल्दी घर जाना है। मेरी मदर इन लॉ को लेकर देबोदी घर आने वाली है। आज ऑफिस में काफी काम था, इसलिए दोनों अपने अपने काम में लग गईं। शाम 5 बजे शनाया जब घर पहुंची तो उसने देखा उसकी मदर इन लॉ पहले से ही देबोश्री के साथ घर पहुंच चुकी थी। कुछ वक्त बच्चों के साथ बिताने के बाद शनाया किचन में चली गई। तभी उसे आरना की रोने की आवाज सुनाई दी और वो भागकर उसके पास पहुंची। क्या हुआ आरना, क्यों रो रही हो? बुआ ने मेरी चैन छीन ली जो मुझे सौंदर्या आंटी ने दी थी, और ये देखिए। ये कहते हुए आरना ने शनाया को अपनी गर्दन दिखाई, जिस पर चेन खींचने से इंजरी हो गई थी। शनाया ने गुस्से से देबोश्री की तरफ देखा। ये क्या है देबोदी? एक छोटी सी बच्ची के गले से चेन खींचते हुए आपको शर्म नहीं आई? इस तरह मुझे आंखें मत दिखाना शनाया, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सिर्फ देख रही थी कि ये चेन सोने की है या नहीं। तभी आरना भागने लगी। उसके भागने से चेन टूटकर मेरे हाथ में आ गई और उसकी गर्दन पर ये इंजरी हो गई। यहाँ माँ भी है, अगर यकीन न हो तो उनसे पूछ लो। मुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ और तुम्हारी माँ को भी। ये पहला मौका नहीं है जब तुम्हारी नजर आरना के चेन पर गई हो। इससे पहले भी तुम इस घर से बहुत कुछ ले जा चुकी हो। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैं चोर हूँ या भिखारी? ये मत भूलो, मेरा हस्बैंड करोड़पति है। ऐसी चीजें तो हम भिखारियों में बांट देते हैं। किचन में शनाया को हेल्प कर रही आशा जी ने खुद अपनी आंखों से देबोश्री को आरना के गले से चेन खींचते हुए देखा था। उस पर जब वो इस तरह से बातें करने लगी तो उनसे रहा नहीं गया। झूठ क्यों बोल रही हो देबोश्री? मैंने खुद तुम्हें आरना से उसकी चेन छीनते हुए देखा था। सिर्फ यही नहीं, तुमने अभी थोड़ी देर पहले शनाया के कमरे में जाकर उसका कॉस्मेटिक सेट भी अपने पर्स में रख लिया था। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अपनी चोरी पकड़ी जाती देख देबोश्री के साथ सावित्री देवी भी आशा जी को भला बुरा कहने लगी। तभी शनाया ने दोनों को चुप कराते हुए उन्हें उनकी औकात दिखा दी। खबरदार, जो आप दोनों ने आशा जी से इस तरह से बात की तो वो आपके घर की नौकरानी नहीं है जिन्हें आप जो जी में आए कहेंगी। वो मेरे बच्चों की दूसरी माँ है, जो उनका आप लोगों से भी ज्यादा ख्याल रखती है। और आशा जी ने अभी भी जो भी कहा ना, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। और इसका सबूत है आपके गले की ये चेन और हाथ का ये ब्रेसलेट, जो आप मुझे बिना बताए मेरे घर से ले गई थी। मैं कुछ कहती नहीं ना, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। शनाया की इन बातों के जवाब में देबोश्री के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने शनाया से नजर चुराने की कोशिश की, लेकिन आज शनाया ने फैसला कर लिया था कि वो और उसके बच्चे अब उनका और शिकार नहीं बनेंगे। अच्छा, तुम्हें लग रहा है ना कि आशा जी गलत बोल रही है? तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे अपना पर्स दिखाओगी। ये कहते ही देबोश्री और सावित्री देवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। वो हैरानी से शनाया को ऐसे देख रही थीं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या होगा शनाया के इस कदम का अंजाम? सावित्री देवी से 20 लाख वसूलने के बाद क्या देबोश्री पर भी शनाया अपनी जीत हासिल कर पाएगी? अपने घर वालों के खिलाफ आखिर कब तक लड़ पाएगी शनाया? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।